नमस्ते बच्चों। हम लोगों का अभी की मैनेजरियल पर्सोनल में लास्ट पार्ट बचा है। फिर आज ये टॉपिक हमारा यहाँ क्लोज हो जाएगा। हम लोगों ने इसके पहले जो स्टैंडर्ड्स है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो किया है, उन्हें देखा है। अब हम लोग सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204 ये क्या है उसके बारे में जानकारी करते हैं। बच्चों देखो, आपने किया हुआ काम यदि परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब चेक नहीं हुआ, उसे प्रॉपरली नहीं देखे गया, तो गलत काम कंटिन्यूड होते रहेगा। और यदि आपका किया हुआ काम एनालाइज हुआ, चेक हुआ और आपकी गलती आपको बता दी और उससे रिपेयर करवा लिया, तो सभी के लिए फायदे का है। जैसा अकाउंटेंट्स उसकी अकाउंटिंग लिखता है और उसने जो अकाउंटिंग की है वो प्रॉपर की है क्या नहीं की है, उसका जैसा ऑडिट होता है, उसका ऑडिटर उसको ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है। जो गलतियां हुई होगी उसका रिकंसिलेशन करवाता है, उसकी दुरुस्तियां करवाता है और एक सही रिपोर्ट्स वो प्रेजेंट करता है। उसी के वजह से शेयर होल्डर को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की सही जानकारी मिलती है, गवर्नमेंट को उनका सही टैक्स मिलता है, इन्वेस्टर को सही एनालिसिस करके पैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उसका आकलन होता है। वैसे ही सेक्रेटरी ने किए हुए काम लॉ के हिसाब से बराबर है क्या नहीं, कंपनी लॉ लॉ है, फैक्ट्री एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेटेड एक्ट है, ये सब पूरे हो रहे हैं या नहीं, शेयर होल्डर से या मेंबर से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है पूरी करनी चीजें वो पूरी हुई है कि नहीं है, इसका एक ऑडिट होता है, इसका एक चेकअप होता है। तो हमारे सीएस ने जो भी कुछ काम किया है उसके ऑडिट करने की प्रोसेस को, उसको वेरीफाई करने की प्रोसेस को, उसको चेक करने के प्रोसेस को हम सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं। तो ये क्यों जरूरी है, क्यों करना पड़ता है, वो हम अभी देखेंगे। दिस इज एन ऑडिट which check the compliance of various legislations including Companies Act and other corporate and economy law applicable to the company। बच्चों कंपनी को बहुत सारे कायदे लगते हैं, कंपनी एक्ट है, एम्प्लॉय एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, बहुत सारे। वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहे उसको कभी परमिट वगैरह का होगा तो परमिट से रिलेटेड है, लाइसेंस से रिलेटेड एक्ट है, उनके रिन्यूअल से रिलेटेड एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। तो वेरियस लेजिस्लेशंस इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट एंड अदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। कंपनी को लागू होने वाले जितने भी एक्ट है, जितने भी कायदे हैं, वो पूरे किए कि नहीं किए वो चेक करने की प्रोसेस को हम सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं। बच्चों ये ऑडिट क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने टाटा मोटर्स में पैसा लगाया है, मैंने मेरी सेविंग्स उनके पास दी है और एक इच्छा रखी है कि मुझे सही जानकारी मिले और कंपनी मेरे फंड का सही यूटिलाइजेशन करे। तो बच्चों कंपनी का भी काम है कि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके मुझे भी न्याय दे, मेरे इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखे। तो देखो ऑडिट यदि होता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट आता है वो देखो। इट इज मैकेनिज्म टू माइनर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, सॉरी टू मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। हमारी कंप्लायंस जो रिक्वायरमेंट है, जरूरी चीज है, उसको मॉनिटर करने का एक ये मैकेनिज्म, एक सिस्टम है कि आप वो सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कोई चेक करने वाला है ही नहीं आपके ऊपर तो आप तो आपके मन जैसा काम करोगे। पर सेक्रेटरियल ऑडिट से सेक्रेटरी पे प्रेशर रहता है, यार मेरा काम भी चेक होगा, और वो यदि अधूरा आया और उससे कुछ पेनल्टी लगी तो पेनल्टी मुझे पे करना पड़ेगी, वो जिम्मेदारी मेरी बन जाएंगी। तो नहीं होना, कोई गलती ना रहे, कुछ काम ना रहे, तो उसको मॉनिटर करने की एक सिस्टम है। टू एम एट डिटेक्टिंग एरर मिस्टेक्स इन कंप्लायंस मैकेनिज्म। और ये पूरा करते वक्त इंसान है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, तो गलतियां डिटेक्ट करना और वो मिस्टेक को दुरुस्त करना,
हमारे वक्त रहते हुए उसको रिपेयर कर लेना, ये हम कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस, और ये चेक करने से है ना, नॉन कंप्लायंस के वजह से जो पेनल्टी हमें लगने वाली थी वो नहीं लगेंगी, वो हमारी बच सकती है। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू regulators management shareholders that company is following a disciplined approach of evaluation and improve effectiveness, risk management, control and governance। बच्चों, जब ऑडिट होता है तो शेयर होल्डर आश्वस्त हो जाता है कि भाई मेरा काम बराबर हो रहा है। जो बिजनेस रेगुलेट करने वाले अथॉरिटी है उनको भी एक ऑडिट हो चुका है, इनका सेक्रेटरियल ऑडिट, सब इन्होंने लीगल कंप्लायंस पूरा किया है, उनको विश्वास हो जाता है, मेंबर्स को विश्वास हो जाता है, रेगुलेटर्स को विश्वास हो जाता है, मैनेजमेंट थोड़ा निश्चिंत रहती है कि भाई रेगुलेटरी सिस्टम ऑडिट की सिस्टम है और सब चीजें अपने समय पे कंप्लायंस हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो वो लोग थोड़े आश्वस्त रहते हैं। उससे हमारे कंपनी में एक डिसिप्लिन का माहौल तैयार होता है, हमारे काम का इवैल्यूएशन होने की वजह से हम हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन इसमें होता है, मतलब मैनेजमेंट में आने वाली जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, और कंट्रोल करना या कुछ चीजों को गवर्नेंस करना ये हमारे लिए आसान बन जाएगा। बच्चों, ऑडिट के वजह से हमारे सीएस ने जो भी कुछ गलतियां की वो हमें डिटेक्ट हो जाएंगी, उसे हम समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे आने वाली पेनल्टी या लॉस से हम लोग बच जाएंगे। ऑडिट होता है ये यदि सीएस के दिमाग में रहता है तो उसके काम को थोड़ा केयरफुली करेगा, गलतियां ना हो इसकी वो केयर करेगा, और ये सब चीज़ों का हमारे मैनेजमेंट पे, हमारे रेगुलेटर्स पे, हमारे मेंबर्स पे, सभी पे एक अच्छा प्रभाव गिरता है, एक अच्छा डिसिप्लिनरी अप्रोच तैयार होता है, कुछ गलत होता है तो कंट्रोल हम कर सकते हैं, और अच्छे गवर्नेंस की एक सिस्टम है, एक बात है। कई बार लोगों को क्या है कि अपनी अच्छाइयाँ तो पता चलती है, बुराइयाँ नहीं समझती है, तो ऑडिट में यदि हमारी कुछ गलतियां हैं तो यदि समय पे ध्यान आ जाए तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सेक्रेटरियल ऑडिट किसे कंपलसरी करना पड़ता है? देखो, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उन्हें सेक्रेटरियल ऑडिट करना ही पड़ेगा। पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, और एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी एक आधे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। मैं आपको होल्डिंग और सब्सिडरी कई बार बता चुका हूं। जो कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेस करती है उसे हम लोग सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। तो ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो पब्लिक कंपनी के अंडर में है, तो ऐसे प्राइवेट कंपनी का भी हमें सेक्रेटरियल ऑडिट करना पड़ता है। अब सेक्रेटरियल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? ओनली मेंबर्स ऑफ ICSI holding certificate of practice can conduct secretarial audit and furnish the secretarial audit report। जैसा अकाउंटिंग में सीए होता है वो ऑडिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसा सीएस इंस्टीट्यूट जिसे आप पास करती है, सीएस का सर्टिफिकेट जिसके पास है, सीएस ने जिसे इस प्रैक्टिस के लिए मान्यता दी है, ऐसा ही व्यक्ति आपका सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बना सकता है। दिस अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट देयर मीटिंग बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में इसमें चर्चा होती है और बोर्ड मेंबर इस पे डिस्कशन करके एक सीएस का चुनाव करते हैं और उसे ठहराव पारित करते, उसका एक रिजोल्यूशन पास करते हैं। दिस अपॉइंटमेंट शुड बी प्रेफरली मेड in the beginning of the financial year, thus to make possible checking of compliances on a continuous basis। जनरली इनका जो अपॉइंटमेंट है ये शुरू में ही हो जाता है अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, ताकि वो बीच बीच में आके ये सब चीजें चेक करता रहे, ऑडिट करता रहे, और हमारे कंपनी से कुछ लॉस कंप्लायंस करने में कुछ गलतियां होती हो या कुछ रह जाता हो तो उसका वो मार्गदर्शन करके करवा ले। द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट शुड बी in prescribed format from form number MR3 and to annex with board report।
तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये उसने लिख दिया और एक ऐसे जैसा या निबंध जैसा कर दिया, वो नहीं चलेगा। तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में चाहिए MR3 के, और उसके साथ बोर्ड का भी रिपोर्ट चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी रिपोर्ट चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक के लेक्चर में अब हमारा हुआ कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट करने से बेनिफिट क्या मिलते हैं, और सेक्रेटरियल ऑडिट का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट बचा है जो जरूरी है, और फिर कुछ डिस्टिंग्विश है उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आज मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में की मैनेजरल पर्सन में हमने मैनेजर देखा, होल टाइम डायरेक्टर देखा, मैनेजिंग डायरेक्टर देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये एक ही पार्ट हमारा बचा है जिसको हम देखते हैं। CFO इज द ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज फाइनेंस। कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, पैसा कैसा आने वाला है, पैसा कैसा जाने वाला है, कंपनी को फंड्स कितने लगने वाले हैं, फंड्स कंपनी कैसे अवेलेबल करेंगे, हमारा कैपिटल कितना है, कैपिटल के साथ हमारी रिजर्व्स कितने हैं, हमारे ऊपर लोन फंड कितना है, हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज का मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीजें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में होती है। और बच्चों हमारे जितने अलग अलग फंक्शंस है उनकी जितनी अहमियत है उतनी फाइनेंस डिपार्टमेंट की अहमियत है। तो फाइनेंस का काम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में जो चीफ ऑफिसर बैठने वाला है तो उसको फाइनेंस से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स समय समय पे बताना है। मैनेजमेंट को जो चीजें लगेंगी वो वक्त पे मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट को जो रिटर्न्स देना है वो समय पे भेजना है। हर ऑडिट रिपोर्ट पे उसे अपनी साइन देना है। ये एक कंपनी का एम्प्लॉय रहने वाला है जिसको हम सैलरी मेंशन करेंगे। ये डायरेक्टर ही चाहिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टर के अलावा भी हम किसी व्यक्ति को इस पोस्ट पे बैठा सकते हैं। बस ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला है। आपका फाइनेंस यदि बिगड़ता हो तो कंपनी बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ जाती है। इसके लिए इसको संभालने के लिए कैलिबर ऑफिसर लगता है। CFO इज ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपनीज फाइनेंस। कंपनी फाइनेंस की उस पर जिम्मेदारी होती है। दिस एक्सटेंड टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चों देखो, अभी अगले साल हमारी कंपनी को 10,000 मोटर कार बनाने की स्पेशल ऑर्डर आ रही है, तो उसके लिए लगने वाला फाइनेंशियल प्लानिंग, वो पैसों के लिए लगने वाला मैनेजमेंट, ये पैसा रेज करते वक्त आने वाली रिस्क, उससे रिलेटेड सब जानकारी, उसकी रिपोर्टिंग, ये सब मैनेज करने का काम CFO का है। CFO helps in analyzing and recognizing company's strengths and weakness। CFO का ये काम है कि हमारी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का जो करंट रेशियो है वो स्ट्रांग है, कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो अच्छी है, कंपनी का सॉल्वेंसी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल सोर्स अमुक अमुक जगहों से बहुत अच्छा है, अमुक अमुक जगहों से कम गिर रहा है। ये सब चीजों का वो एनालाइज करता है और कंपनी को अपने वीकनेस और अपने स्ट्रांगनेस, ये स्ट्रेंथ्स वो अच्छे से बता देता है। दिस लीड्स टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी यदि नुकसान में जा रही है, दलदल में फंस रही है, कंपनी का लोन बढ़ते जा रहा है, कंपनी के एसेट्स और लोन इक्विवेलेंट आ रहा है या उसको बराबरी में होने जा रहा है, तो बच्चों उस वक्त सही एक्शंस लेना और कंपनी के फाइनेंस की जानकारी सबको देके उसको विपरीत परिस्थितियों को रोकने की कोशिश करना और फाइनेंस के बारे में हम अच्छे पोजीशन पे आने की कोशिश करना, ये काम भी CFO का है। यदि उसने डिसीजन समय पे नहीं लिए तो तकलीफ हो जाएगी। CFO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। CFO ये सब एक्यूरेट रिपोर्ट करने में और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी उसकी है।
समय पे तैयार करना, देखो समय पे तैयार करना ये बड़ी बात है। अब यदि हमारे अकाउंटेंट ने उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट 19-20 का अभी तक तैयारी नहीं किया है, तो क्या तो हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्या तो टैक्स पे करेंगे, क्या तो डिविडेंड का डिसीजन लेंगे, क्या तो शेयर होल्डर को मैसेज देंगे। तो बच्चों रिपोर्ट समय पे तैयार होना बहुत जरूरी है। इनपुट्स बाय सीएफओ मेक द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट को लगने वाला सब इनपुट जानकारी सीएफओ देता है। CFO is appointed as a regular employee in the role of company or may be on contractual basis for a certain of time। एक तो उसको रेगुलर एम्प्लॉय करके अपॉइंट करेंगे या साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हम उसे लेंगे। CFO नीड नॉट बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये जरूरी नहीं कि वो कंपनी का डायरेक्टर ही चाहिए। CFO इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू साइन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे भी CFO की साइन होना बेहद जरूरी है। अब बच्चों कुछ डिफरेंसेस है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। आज के लेक्चर को मैं अभी यही खत्म करता हूँ और मैं रुकता हूँ। चलो मिलते हैं।